करने वाला मनुष्य अपने कामों और वचनों में क्या है, सत्यता का बर्ताव भी रखता है। इंजीनियर के क्षेत्र में जो भी मुख्य कार्य होते, विश्वेश्वरैया की सलाह ली जाती थी। अध्यापक जी पढ़ा रहा है नहीं, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर वाक्य शुद्धि हुई। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो बोर्ड से भेजा हुआ नमूने का जो प्रश्न पत्र है, उसी पर आज चर्चा होगी। जो आपके लिए हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर बोर्ड से दिया गया है, उसी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। देखिए, पहले तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो 100 अंक के लिए होगा और समय रहेगा आपके लिए 3 घंटे और 15 मिनट। फिर यहाँ पर पहले आपको सूचना जो दी जाएगी, सूचनाएं, उसे ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में ही लिखना बहुत ही आवश्यक है, हिंदी भाषा में। और दूसरी सूचना यहाँ पर है, प्रश्नों के क्रम संख्या लिखना अनिवार्य है। जो प्रश्न की संख्या है वो लिखना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। सबमेन प्रश्न के जो नंबर होता है वो लिखना बहुत ही आवश्यक है। तो आपका जो प्रश्न पत्र है, इस बार आपका बहुत सारा सिलेबस जो है वो डिडक्ट यानी निकाला गया है। जो आपके लिए गद्य भाग से 8 पार्ट थे, इस बार 5 ही पार्ट आपके लिए है। फिर इसके बाद आपको जो यानी यहाँ पर मध्यकालीन जो कविता है, जो 4 थी, उसमें से सिर्फ केवल आपके लिए 2 ही है। और आधुनिक कविताओं में आपके लिए क्या है, 4 कविताएं हैं। फिर सूखी डाली और जो है आपके लिए प्रतिशोध है। तो इसी के संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहले इतने सारे ऑप्शंस नहीं दिए जाते थे, आपके लिए इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो पहले मेन में आपको एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में क्या है, प्रश्न लिखने के लिए दिए जाएंगे। उनसे क्या है, आपको यहाँ पर 9 प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको केवल 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक, 6 प्रश्न के लिए 6 अंक आपको प्राप्त होंगे। जो यहाँ पर जो प्रश्न है, बाद में इसके उत्तर के साथ हम चर्चा करेंगे। आगे देखिए, फिर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर फिर आपके लिए यहाँ पर कितने, 5 प्रश्न हैं, तो केवल आपको 3 प्रश्नों के लिए उत्तर लिखना है। एक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 3 है, तो 3 प्रश्नों के लिए 9 अंक आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर पहले गद्य भाग से आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसे ध्यान में रखिए। फिर यहाँ पर देखिए, सेकेंड में निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। इसमें भी आपको केवल किन्हीं 4 जो प्रश्न है उसके उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर टोटल आपके लिए 6 प्रश्न है, तो केवल आपके लिए सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। फिर सेकेंड में में यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। संदर्भ स्पष्टीकरण करने के लिए दिए गए, तो यहाँ पर भी आपके लिए ऑप्शन है और आपको केवल यहाँ पर 2 ही प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो हर एक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 3, 2 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो आपके लिए 6 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न है यहाँ पर 5, आपको लिखना है केवल 2। आगे देखिए, यहाँ पर तीसरे मेन में यहाँ पर अल्प आ में एक वाक्य या वाक्यांश या वाक्य में किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लिखे। यहां से आपको पद्य भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपके लिए 9 प्रश्न है, केवल आपको 6 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 1 है। 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने से 6 अंक आपको प्राप्त होंगे। फिर यहाँ पर देखिए,
थर्ड मेन आ दीर्घ आ में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए 5 प्रश्न है, इनमें से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे तो हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक और 2 प्रश्न के आप उत्तर लिखेंगे तो 6 अंक आपको प्राप्त होंगे। आगे यहाँ पर ई, थर्ड मेन में ही ई, यहाँ पर संदर्भ भाव स्पष्ट करने के लिए दिया गया, तो यहाँ पर भी आपके लिए ऑप्शन है और आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही पद्य का जो है भाव जो है उसका स्पष्टीकरण करनी है। भाव स्पष्टीकरण सिर्फ 2 ही पद्य का करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर 2 पद्यांश दिया गया है और बीच में अथवा है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से एक किन्हीं एक का उत्तर लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए आपके लिए 3 पद्यांश दिए गए हैं और इनमें 2 यहाँ पर भी अथवा है और यहाँ पर भी अथवा है, तो इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको चुनकर लिखना है। तो यहाँ से एक और यहाँ से एक लिखने से आपको हर एक भाव स्पष्टीकरण के लिए 4 अंक है, तो 2 के लिए 8 अंक आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद आपको आता है एकांकिक से प्रश्न, जो आपके लिए सूखी डाली और प्रतिशोध है, इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर आपके लिए 8 प्रश्न है, इनमें से आपको सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 5 प्रश्नों के लिए 5 अंक प्राप्त होंगे। और फोर्थ मेन में ही दीर्घ आ, इनमें निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, तो यहाँ पर देखिए आपको 49 में यहाँ पर अथवा और यहाँ एक अथवा दिया गया है, 3 प्रश्न है, इनमें से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए 50 में यहाँ पर भी 3 प्रश्न है, इन 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो यहाँ से एक यहाँ से एक, तो 2 प्रश्न हुए, 2 प्रश्न के लिए हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक और 2 प्रश्न लिखने से 10 अंक प्राप्त होंगे। तो ये एकांकी से पूछे गए प्रश्न थे। तो आगे देखिए, यहाँ से आपका व्याकरण जो है वो शुरू होता है। यहाँ पर वाक्य शुद्धि करने के लिए दिया गया है और यहाँ पर 51 में देखिए, 5th मेन आ में 4 प्रश्न, चारों प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य। हर एक प्रश्न का उत्तर लिखने से आपको 1 अंक प्राप्त होगा और 4 प्रश्नों का उत्तर लिखने से 4 अंक। फिर देखिए आ, 5th मेन में ही आ, इसमें जो है कोष्टक में दिए गए उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर ऑप्शन भी देंगे, ऑप्शन यानी यहाँ पर आपके उत्तर भी ब्रैकेट में दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको रिक्त स्थान को जो है वो आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न है, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक और यहाँ पर जो सही उत्तर है उसे चुनकर यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें आपको भरनी है। फिर है ई, यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। तो यहाँ पर काल परिवर्तन के लिए दिया गया 3 प्रश्न है, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 3 प्रश्नों के लिए 3 अंक। अगर आप इसे सही, यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है कि भूतकाल में बदलिए, ये प्रश्न जो है इसे भूतकाल में बदलने के लिए दिया गया है। इस सूचना को देखते हुए ये जो वाक्य है उसे भूतकाल में बदलने से आपको 1 अंक प्राप्त होगा। इसी तरह यहाँ पर इस प्रश्न के आगे जो ब्रैकेट में दिया गया है उस सूचना को पढ़ते हुए उसके अनुसार इसे बदलना है। तो 3 प्रश्न है, 3 प्रश्नों के लिए 1 प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 3 प्रश्नों के लिए 3 अंक आपको प्राप्त होंगे। आगे देखिए दीर्घ, इसमें निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। जो मुहावरे हैं उसे अर्थ के साथ जोड़कर लिखना। तो यहाँ पर 4 प्रश्न है और उत्तर यहीं पर है, सिर्फ आपको ढूंढकर सही तरीके से इसका जो अर्थ है
इस मुहावरे का जो अर्थ है उसे जोड़कर आपको लिखना। हर एक मुहावरे का अर्थ जोड़ने से 1 अंक प्राप्त होगा। यहाँ पर 4 मुहावरे हैं और 4 अर्थ, इसे सही तरीके से जोड़ने से 4 अंक प्राप्त होंगे। फिर है अन्य लिंग रूप लिखिए। यहाँ पर 3 प्रश्न है, इसका अन्य लिंग रूप को बदलना है। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित, 3 प्रश्न, और यहाँ पर तीनों प्रश्न के उत्तर सही लिखने से 3 अंक प्राप्त होंगे। फिर आता है आपका उ। यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द लिखने के लिए दिया गया। तो यहाँ पर 3 प्रश्न है, अनेक शब्द है तीनों प्रश्न में, तो एक ही शब्द इसे लिखने से हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक और 3 प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त होंगे। फिर देखिए आपका आता है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न है, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक और 2 प्रश्न का उत्तर लिखने से 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर एक ऐसा प्रत्यय यहाँ पर एक शब्द जो है उपसर्ग यहाँ पर जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। एक तब क्या है, हर एक जो आप उत्तर लिखेंगे उसके लिए 1 अंक निर्धारित, 2 प्रश्नों के लिए 2 अंक। तो आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखना है। सिर्फ जो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न दिए गए हैं इसमें से प्रत्यय अलग करके आपको लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक, 2 प्रश्न के लिए 2 अंक। फिर यहाँ पर देखिए 6th मेन में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको 4 यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, 4 विषय दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ किसी एक का चयन कर आपको उत्तर लिखना। या तो निबंध लिखेंगे, या तो अथवा यहाँ पर दिया गया है, या तो आप जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है जो पत्र लिखने के लिए आप या तो पत्र लिखे या तो निबंध लिखिए, इसमें आपके लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पर या तो निबंध लिखे या तो पत्र लिखे, उसके लिए 5 अंक। कोई भी चयन करके लिखने से आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। आगे आता है आपको अनुच्छेद पढ़कर उससे आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। पहले बहुत ध्यान देकर ये अनुच्छेद को पढ़ना है, फिर इसी से संबंधित यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर क्या है इनमें ही इसी में ढूंढकर इसका उत्तर लिखने से आपको 5 प्रश्नों के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। 5 प्रश्नों के लिए 5 अंक, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित। आगे देखिए, अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर कन्नड़ और इंग्लिश दोनों में सेंटेंस है, यानी वाक्य। इसे पढ़िए, फिर इसे हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए 8 प्रश्न है, इनमें से सिर्फ आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक, 5 प्रश्नों के लिए 5 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो यहां तक आपका 100 अंक के लिए प्रश्न पत्र जो पीयू बोर्ड है वहां से भेजा गया था, उसी को मैंने यहाँ पर आपसे बताया है। अब यही प्रश्न पत्र जो है उसके उत्तर पर भी हम, यानी जो उसके उत्तर है उस पर हम चर्चा करेंगे इसी प्रश्न पत्र का। यहाँ पर देखिए, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पर आपको 9 प्रश्न दिए जाएंगे और केवल आपको 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आज मैं अब जो 9 प्रश्न भी दिए गए हैं उस सारों का उत्तर मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले प्रश्न दिया गया था, सुजान ने गांव में क्या बनवाया? एक पक्का कुआं, एक ही शब्द में लिखा है, या पूरे वाक्य में भी आप लिख सकते हैं, सुजान ने गांव में एक पक्का कुआं बनवाया। फिर दूसरा प्रश्न था, काटिए का ढेर देखकर कौन दंग रह गई? बुलाकी काटिए का ढेर देखकर दंग रह गई, इतना ही उत्तर था। फिर कर्तव्य किस पर निर्भर है? न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य क्या है? न्याय पर निर्भर है। लेखक मकर संक्रांति के दिन कहां थे? इलाहाबाद में थे। फिर गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है? गंगा मैया ने सत्य को निर्भय
निर्भय कहाँ है, जिसे किसी का डर नहीं, सत्य को किसी का डर नहीं, इस तरह से गंगा मैया ने कहा है। कॉलेज से किसका पत्र आया? कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 15 अगस्त 1949 भारत की जो आजादी है वही शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे देखिए, विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे? समय के वे बड़े पाबंद थे। भारत रत्न विश्वेश्वरैया जो पाठ है उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। उसी पाठ से संबंधित और एक प्रश्न है, कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है? कावेरी नदी का बांध कृष्णराज सागर के नाम से मशहूर है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 9 प्रश्नों के भी उत्तर बताए हैं, लेकिन आपको इनमें से केवल 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अभी फर्स्ट मेन में ही दीर्घ आ से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिया गया है। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न, सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचता है? सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न होता है। जब अपने ही घर में उसका अनादर होता है तो यह अपमान जो है उसका होने के बाद वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और वो अपने विचारों में क्या है डूब जाता है, मग्न हो जाता है। अपने ही घर उसका अनादर, वो कोई अपाहिज नहीं, घर का सब काम करता है, फिर भी यह अनादर उसी ने वह घर संपत्ति बनवाई, सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब उसका कोई अधिकार नहीं। देखिए, सुजान भगत जब विचारों में मग्न हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि उसी के घर में उसका अनादर हो रहा है और क्या है उसने ही सारी संपत्ति कमाई, जो भी वहां पर संपत्ति है उसके, वो सारी उसी की मेहनत का नतीजा है और वो कोई अपाहिज नहीं है और घर का सारा काम भी करता है। ये वो विचारों में डूब जाता है सोचते हुए, उसको आपको लिखना है। फिर देखिए, अब वो द्वार का कुत्ता है, जो रूखा सूखा मिले वही खाकर पड़ा रहे, ऐसा जीवन को धिक्कार है, ऐसे घर में वो रह नहीं सकता। मैं यानी यहाँ पर सुजान भगत ये भी सोचते हैं कि वो द्वार का कुत्ता नहीं, जो भी रूखी सूखी उसे डाल दे वो खाकर रह जाए, ऐसा जीवन जो है धिक्कार है, मैं ऐसे जीवन को नहीं निभा सकता। और इस तरह से वो अपने विचारों में डूब जाता है, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। आगे देखिए, सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार फिर कैसे प्राप्त करता है? किसे इसका खोया हुआ अधिकार सुजान प्राप्त करता है, इसका उत्तर आपको लिखना है। अगर इस तरह का प्रश्न आए, बोर्ड जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसके तहत जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पर मैं बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, सुजान महातो से जब वो सुजान भगत बन गए तो यहाँ पर उसके बेटे ये काम करने के लिए नहीं दिया करते थे, अगर वो चारपाई भी डाले तो भी उसे वो करने नहीं देते थे। लेकिन जो घर में अहम फैसले होते हैं, किस खेत में क्या बोना है, कौन सा फसल कितने दाम में बिका, ये सारी जो अहम फैसले होते हैं घर में, इसकी सलाह नहीं ली जाती थी। तो इस तरह से उसका अनादर होता है। फिर जब अपने ही बेटे के हाथों से इसका अपमान हो जाता है, जबकि भिखारी इसके द्वार पर आकर चिल्लाने लगता है, इसने कुछ अनाज दे दिया तो भोले ने हाथ से छीन लिया। जब इस तरह का अनादर, इस तरह की उसका अपमान होता है, उस वक्त फिर से वो 8 महीने सतत परिश्रम करके जिस जमीन में अनाज जो है उगता था, वहां पर दुगना अनाज इसने उगाया। फिर क्या है, वो दिन आता है जब किसान अपनी परिश्रम पर गर्व करने लगते हैं। ऐसे समय वो क्या है, गर्व जब करते हैं, वो फसल को जब काटी जाती है तो इसके बेटे क्या है, जो फसल काटी गई थी ये लेकर जा रहे थे। उसी वक्त जो 8 महीने पहले इसके द्वार से गया जो भिक्षुक था, वो कतार में खड़ा हुआ था। जो भीख मंगे होते हैं वो कतार बांधकर खड़े हुए थे। तो सुजान ने उसे
पहचान लिया और कि इन्हें भीख मिली। तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बाबा मैं आपके के पास आया हूँ, इस तरह से जब भीख मंगा कहता है तो अनाज जितना चाहे उसे उतना उठाने के लिए कहते हैं। जब वो कुछ अनाज लेकर संकोचित होकर खड़ा हो जाता है क्योंकि भोला वही था और फिर से उसने हाथों से छीन लिया तो उसकी बिरादरी वालों के सामने इसका अपमान हो जाएगा, ये सोचकर वो खड़ा हो जाता है। तो क्या है, सुजान उसकी चादर में इतना अनाज भर कर दे देते हैं कि वो उठा नहीं पाता। तो सुजान खुद उस अनाज को उठाकर क्या है, उसके गांव का नाम पूछते हुए उसके गांव तक अपने सर पर अनाज को रखकर उसके पीछे चले जाते हैं। इस तरह से क्या है, सुजान ने अपना खोया हुआ अधिकार जो है वो प्राप्त किया था। तो उसको यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए और एक प्रश्न, कर्तव्य और सत्यता से आपको प्रश्न पूछा गया है। कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच घनिष्ठ संबंध है, कैसे स्पष्ट कीजिए। सत्यता और जो है यहाँ पर सत्यता के इन्हीं कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है उसको उस पर चर्चा करते हुए आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, कर्तव्य पालन करने वाला मनुष्य अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वो ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पाता है, क्योंकि कोई भी काम झूठ बोलकर नहीं होता। झूठ से किसी का कल्याण नहीं हुआ है, ना आगे हो सकेगा। ठीक है, सत्य पालन करने में देखिए, कर्तव्य पालन करने वाला मनुष्य अपने कामों और वचनों में क्या है, सत्यता का बर्ताव भी रखता है। और क्या है, जो सत्य बोलता है वही अपने कर्तव्य को पूरा करता है और झूठ जो बोलता है वो कभी उसे सफलता नहीं मिलती, ना इस संसार में उसे सफलता मिली है ना मिलेगी। और यहाँ पर देखिए, जो सत्य बोलता है वही अपने कामों में सफलता भी पाता है। इसके संबंध को, इसके घनिष्ठ संबंध को क्या है आपको लिखना है। समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही है? आज लोगों का चरित्र ही बिगड़ गया है। वो सेवा धर्म के बदले मेवा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, मेवा धर्म समझते हैं। गीता आदि धार्मिक ग्रंथ अनुसार वे आचरण नहीं करते। जो धार्मिक ग्रंथ है उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते और इसीलिए समाज में जो है महंगाई, इन्हीं रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। और जो भ्रष्टाचार है, सब कुछ यहाँ पर जो भी कुकर्म है सब कुछ यहाँ पर समाज में बढ़ता जा रहा है। इसका कोई अंत नहीं है। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। जो धर्म के काम है वो भी, उसका भी व्यापारीकरण हो रहा है। इस तरह की समस्याएं जो समाज में बढ़ रही है। देखिए और एक प्रश्न है यहाँ पर, मनु भंडारी के बचपन के बारे में लिखिए। जो आपके लिए चौथा पाठ, एक कहानी यह भी, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर जो लेखिका है मनु भंडारी, उनके बचपन के बारे में पूछा गया है। तो मनु भंडारी का जन्म भानपुरा गांव में हुआ, वही उनका बचपन गुजरा। अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के 2 मंजिल मकान में उनके पिता पढ़े लिखे इज्जतदार आदमी थे और माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। उनके 5 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। वह बहुत ही दुबली और मरियल सी, काली सी थी। उससे 2 साल बड़ी बहन सुशीला गोरी थी। पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे पर मनु से नहीं, इसीलिए मनु के मन में पिता के प्रति हीन भावना थी। आगे चलकर उसने मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ पाई, लेकिन जिंदगी में कभी वो हीन भावना से नहीं उभरी।
तो इनका जो जन्म भानापुर में हुआ और जो है 2 मंजिलाना घर में यानी अजमेर में दो मंजिलाना इनका मकान था, वहां पर वे रहते थे। इनके पिता पढ़े लिखे थे और माता अनपढ़ थी। ये 5 भाई बहन थे। इनमें से सबसे छोटी क्या है मनु भंडारी थी और वो दुबली सी पतली सी काली सी मरियल सी थी और इसीलिए इनके पिता का ज्यादा प्रेम इनको नहीं मिला, लेकिन इनसे बड़ी बहन सुशीला को प्रेम ज्यादा मिलता है क्योंकि वो बहुत गोरी थी। तो जब इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिला, लेकिन जो इनके पिता ने इनको क्या है इस प्रकार की बेटी के प्रति इनको यानी प्रेम होना चाहिए था जो कि इनको कम मिला, ये जो हीन भावना थी वो उससे वो कभी नहीं उभरी। तो इनके बचपन के बारे में इस तरह से लिखना है। आगे का प्रश्न, यहाँ पर इसी पाठ से संबंधित और एक प्रश्न, पड़ोसी कल्चर के बारे में लेखिका क्या कहती है। यहाँ पर देखिए अथवा है, या तो बचपन के बारे में या तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए दिया गया है। तो पड़ोसी कल्चर के बारे में लेखिका क्या कहती है। तो उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही नहीं समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। लेकिन आज आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लाइट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोसी कल्चर से विच्छिन्न करके हमें संकोचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। यहाँ पर देखिए पड़ोसी कल्चर के बारे में बता रही कि वो जब बहुत छोटी थी तो उनके गांव में सारे जो घर थे सभी एक ही इनके घर के एक हिस्से की तरह ही थे। वो आसानी से वहां पर जाती आती थी। सभी के घर, कुछ घर जो गांव के थे। और आज जो महानगर में जो क्या है फ्लाइट होते हैं, जो वहां पर क्या है आज इंसान जो है ये एक दूसरे को यानी जो पड़ोसी में रहता है उसे पहचानते नहीं, उनके बारे में ठीक से जान नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर आज सब लोग असुरक्षित अपने को यानी वहां पर महसूस करते हैं। इस तरह से जो पड़ोसी कल्चर के बारे में मनु भंडारी ने कहा है उसे आपको लिखना है। आगे देखिए, भारत रत्न विश्वेश्वरैया से एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर विश्वेश्वरैया की प्रसिद्धि तथा पद उन्नति देख कुछ इंजीनियर क्यों जलते थे। तो यहाँ पर जो विश्वेश्वरैया थे कम उम्र में ही इतनी सारी प्रसिद्धि इन्होंने पाली थी और उस पर भी जो भी इंजीनियर के क्षेत्र में जो भी मुख्य कार्य होते विश्वेश्वरैया की सलाह ली जाती थी और उम्र भी कम और इनकी सलाह ली जाती थी। इनसे भी बड़े बड़े इंजीनियरों का इतना वेतन नहीं था जितना कि विश्वेश्वरैया जी का था। और क्या है सभी इस पर भी इनकी सलाह लेना आवश्यक समझा जाता। तो इनसे जो बड़े इंजीनियर थे इस कारण इनको देखकर क्या है वो सब जलते थे। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आगे देखिए सेकेंड में, अब यहां से आपके पद्य भाग से जो प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर सेकेंड मेन में आपको किसने किससे कहा वो प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहले तो दिन भर एक ना एक कुचड़ निकालते रहते हैं। दिन भर एक ना एक कुचड़ निकालते रहते हैं। इस बात को भोला ने बुलाकी से कहा। धर्म के कामों में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं। सुजान ने अपनी पत्नी बुलाकी से कहा। बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा, भिक्षुक ने सुजान से कहा। आगे देखिए, यू हैव मिस्टर समथिंग, इस वाक्य को डॉक्टर अंबालाल ने मनु भंडारी के पिता से कहा। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है। ये सब इस वाक्य को पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने पिताजी से कहा। लौटकर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाए तब बुलाना, इस वाक्य को मनु भंडारी ने अपनी मां से कहा। तो यहाँ पर जो निम्नलिखित प्रश्नों में से पूछे गए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पर किन्हीं 2 का संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। तो
दो का संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए दिया गया है। तो पहला प्रश्न, आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। प्रसंग, पहले आप प्रसंग लिखेंगे। तो इसमें ये वाक्य को पहचान कर ये किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन है, इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर इस वाक्य को सुजान भगत पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है, कहानीकार है, मुंशी प्रेमचंद जी। फिर ये वाक्य का यानी संदर्भ स्पष्टीकरण है, उसे लिखना। तो सुजान जब भीख मंगे को भर जों दिया तो भोला ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। तब सुजान बहुत क्रोध से और दुख से एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब जितना भी बुलाकी उसे खाना खाने के लिए बुलाए, पर सुजान माना ही नहीं। तब बुलाकी अपने बेटों के बात का क्या बुरा मानना कहकर दुनिया के दस्तूर की बात करती हुई ऊपर लिखे वाक्य को कहा। आदमी को चाहिए कि जैसे समय देखे वैसा काम करे। ये जो संदर्भ है वो इस संदर्भ में आता है कि जबकि सुजान कुछ अनाज लेकर भीख मंगे को देने के लिए जाते हैं, भोला उनके हाथों से छीन लेता है। तब सुजान जो है वो क्या है, बहुत क्रोधित होते हुए दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो खाने के लिए तैयार नहीं होते, उठते नहीं वहां से। तो बुलाकी क्या है, उनको अपने बेटों की बात का बुरा क्या मानना, इसको कहते हुए दुनिया का जो दस्तूर है उसे बताते समय ऊपर लिखे वाक्य को वो सुजान भगत से बुलाकी कहती है। आगे देखिए, जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिख पड़ते हैं। कर्तव्य ही कर्तव्य दिख पड़ते हैं। तो इस वाक्य को जो है कर्तव्य और सत्यता से लिया गया है। प्रसंग में आपको लिखना है। फिर क्या है, जो भी संदर्भ के लिए प्रश्न दे, पहले प्रसंग आपको लिखना ही, फिर आपको भाव स्पष्टीकरण लिखकर ही उत्तर लिखना है। प्रसंग में जो है इस वाक्य को कर्तव्य और सत्यता से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। संदर्भ स्पष्टीकरण, मनुष्य जन्म से लेकर मरण तक किस तरह से कर्तव्यों में घिरा पड़ता है और उसे सारी आजीवन कर्तव्य ही निभाने पड़ते हैं, इसको जब स्पष्ट करते हैं उस संदर्भ में ऊपर लिखे वाक्य को कहते हैं। आगे देखिए, एक बार जब जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इस वाक्य को गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। और संदर्भ स्पष्टीकरण, यहाँ पर जब लेखक कुर्सी की चर्चा करते हैं, यानी यहाँ पर कुर्सी का मतलब है शक्ति, कुर्सी के मतलब यहाँ पर धन, कीर्ति, ताकत, इसके संबंध में जो कि नेता लोग, जबकि उन्हें कुर्सी का मजा लग जाता है, धन का, ओहदे का, शक्ति का, कीर्ति, सम्मान का जब मजा लगता है, तब वो जिस तरह से मजनू लैला के पीछे क्या है घूमता है, इसी तरह वो क्या है कुर्सी के पीछे घूमने लगते हैं। उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए क्या है ऊपर लिखे वाक्य को लेखक से गंगा मैया कहती है। आगे का प्रश्न है, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। इस वाक्य को एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका मनु भंडारी जी है। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ स्पष्टीकरण, यहाँ पर अपने पिता के बारे में वो किस तरह के व्यक्तित्व, यानी उनके गुण किस तरह से थे, किस तरह से उनका व्यक्तित्व था, इसको बताते हुए अपनी माँ के बारे में जब वो कहती है, माँ जो है अनपढ़ बेपढ़ी लिखी थी, लेकिन धरती से भी ज्यादा शक्तिशाली, यानी धरती की तरह शक्ति उनमें थी। जैसे धरती सब कुछ सह लेती है, इसी तरह पिताजी की जो नाराजगी होती है, बेवजह का जो क्रोध होता है, सब कुछ वो सह लेती। तो इसको कहते हुए, यानी अपनी माँ के बारे में कहते हुए, अपने पिता के बारे में कहते हुए, ये जो है माँ को जो कि वो सहज भाव से स्वीकार करती थी, इसके यानी पिताजी की ज्यादती को वो सहज भाव से वो क्या है मान लिया करती थी। इसको बताते वक्त
मनु भंडारी ने ऊपर लिखे वाक्य को कहा है। आगे का प्रश्न देखिए, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। यहाँ पर उस प्रश्न में और इस प्रश्न में ऑप्शन अथवा दिया गया। तो यहाँ पर फिर से प्रसंग में ये भी जो वाक्य है वो ये कहानी यह भी से लिया गया है। इसके जो रचयिता है वो है, लेखिका है वो है मनु भंडारी। तो यहाँ पर देखिए, जब एक बार मनु के कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आता है, उस समय पत्र को पढ़ते हुए पिताजी ऊपर लिखे वाक्य को कहते हैं। उस संदर्भ में ये जो वाक्य है वो आता है। आगे देखिए, यहां से आपका पद्य भाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी 9 प्रश्न है, केवल 6 प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न बोर्ड प्रिपरेटरी जो नमूने का प्रश्न पत्र है, जो कि बोर्ड से दिया हुआ नमूने का प्रश्न पत्र है। उसके पहला प्रश्न यहाँ पर, चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? तो चांद को। दूसरा प्रश्न, रैदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं? राम का। वाणी कहाँ रह गई? वाणी मुख द्वार पर ही रह गई। श्री कृष्ण के कानों में किस आकार का कुंडल है? मकराकृत कुंडल है। श्री कृष्ण के कान में मकराकृत कुंडल है। आगे का प्रश्न, मुस्कुराते फूलों को क्या आना चाहिए? मुरझाना। बेटी किन्हें गहना मानती है? माँ और अपने बचपन को बेटी गहना मानती है। कौन राह रोकता है? पत्थर। कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कवि ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। फिर देश को किससे बचाना है? देश को दुश्मनों से बचाना है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए 5 प्रश्न है, सिर्फ केवल आपको यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित और 2 प्रश्नों के लिए 6 अंक। परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास के क्या विचार है? तो यह परिश्रम का महत्व बताते हैं। यहाँ पर देखिए, रैदास जी परिश्रम का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि परिश्रम कर जीवन यापन करना चाहिए, परिश्रम करके जीवन को बिताना चाहिए, और ना ही कोई आलसी हो ना कोई कामचोर। इस जिंदगी से वही पार होगा जिसने परिश्रम का यानी मेहनत का महत्व जान लिया है। यानी ये जिंदगी से वही पार होता है जो कि मेहनत का, परिश्रम का जो क्या है महत्व जो जानता है। आलसी नहीं होना चाहिए, ना कि कामचोर होना चाहिए। और आगे कहते हैं कि परिश्रम में धोखा ना हो, इसीलिए आगे वे कहते हैं कि नेकी से जो कमाई करेगा तो कुछ भी निष्फल नहीं होगा। ईमानदारी बड़ी चीज है, जीवन में सफलता उसी से मिलेगी। तो ईमानदारी जो है बड़ी चीज है, उसी से सफलता मिलती है। जो बेईमानी से कमाया हुआ धन उसके कोई काम नहीं आएगा। इसलिए हमेशा परिश्रम से, सत्य से, ईमानदारी से ही कमाई करना है। इस तरह से परिश्रम की कमाई के महत्व के बारे में बताते हैं। आगे देखिए, कवियत्री अमरों के लोक को क्यों ठुकरा देती है? अधिकार कविता से प्रश्न लिया गया है। तो कवियत्री महादेवी को अमरों के लोक की चाह नहीं है, उसे क्या है अमरों का अमर होने के लोक की, यानी हमेशा स्वर्ग में रहने की। अमरों का लोक का मतलब है स्वर्ग में रहना। इसकी उसके मन में इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। तो इसका मानना है कि भगवान की कृपा से ही मुझे मर मिटने का अधिकार मिला है। अमर होना उसके जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो खुश है कि वह वेदना की अनुभूति कर मिटने का स्वाद वही जानता है जो मुस्कुराकर जीना जानता है। दूसरों के लिए जो क्या है मर मिटना और जीवन में क्या है वो दुख और सुख दोनों को भोगना चाहती है। और यहाँ पर क्या है वो ही यही इसके जीवन में जो ये मिला है उसी में वो संतुष्ट है। तो इसमें क्या है वो इसी में मर मिटना चाहती है। इस तरह से वो अपनी इच्छा को यहाँ पर प्रकट करती है। आगे देखिए, बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती? बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती?
बेटी सोना चांदी के गहने पहनकर या रंगीन कपड़े पहनकर सुंदर दिखना नहीं चाहती, क्योंकि रंगीन कपड़े पहनने से वो मिट्टी में खेल नहीं सकती, जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। सजना धजना उसे बंधन सा दिखता है, अतः वह अपने बचपन की स्वच्छंदता को खोना नहीं चाहती। यहाँ पर देखिए, बेटी जो नए कपड़े होते हैं, रंगीन कपड़े होते हैं, जो गहने होते हैं, ये सब इसके लिए बंधन है, क्योंकि नए कपड़े पहनकर वो स्वतंत्रता से खेल नहीं पाती और गहने कोई चुराने का डर रहता है। तो यहाँ पर वो क्या है, रंगीन कपड़े और जो है गहने वो नहीं चाहती। अपने बचपन को वो स्वतंत्रता से बिताने की चाह उसमें है, तो इसीलिए रंगीन कपड़े और गहने उसे बंधन जैसे दिखते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहती। आगे देखिए, कायर मत बन कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देते हैं। यहाँ पर जो नरेंद्र शर्मा की कायर मत बन कविता है, उससे यह प्रश्न लिया गया है। तो कवि इसमें मनुष्य को अपनी हिम्मत और अपनी ताकत पर भरोसा कर किसी भी परिस्थितियों में दुनिया से टक्कर लेने को कह रहे हैं। यहाँ पर क्या है, कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को जो है अपनी ताकत, अपने बल पर चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, उसे डट कर मुकाबला करने की बात कर रहे हैं और उस इन्हीं के कर रहे हैं और कहते हैं कि मनुष्य को कायर नहीं बनना चाहिए, कभी कायर नहीं बनना चाहिए। और कवि मानवता को अधिक महत्व देते। कवि जो मानवता है, मानव है तो मानवता होनी चाहिए, इस पर अधिक वो बल जो है वो देते हैं। दुष्टों के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। जो दुश्मन होते हैं उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करने के लिए भी कहते हैं इस कविता में। और कुछ भी बनो परंतु कायर मत बनो, कायरता वीरों को शोभा नहीं देती। तुम हिम्मत से काम लेने का संदेश कवि ने दिया है। यहाँ पर देखिए, यानी जीवन में छोटा हो या बड़ा हो, कोई कार्य कर लो, मगर कभी भी क्या है, कायर बनकर मुंह छुपाकर मत बैठो। यानी कोई काम ना करना भी कायरता है। और जब दुश्मन उन पर हमला बोले तो पीठ दिखाकर भागना भी कायरता है। और क्या है, जब बदला की भावना इन्हीं मन में जग जाती है और बदला लिया जाता है, वो भी कायरता है। तो ये सारे संदेश जो है इस कविता के द्वारा क्या है, कवि दे रहे हैं, उस संदेश को यहाँ पर लिखना है। और कायरता किसी को शोभा नहीं देती, ये भी यहाँ पर कवि कहते हैं। ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 4 अंक, 8 अंक। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न है, देखिए, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। तो रैदास बानी से इस पद्यांश को लिया गया है, वो आपको प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों को रैदास के क्या है, रैदास जी ने जो लिखा है, रैदास बानी, उससे लिया गया है। तो भाव स्पष्टीकरण, रैदास अपने आप को राम के प्रति समर्पित कर कह रहे हैं कि प्रभु तुम और मैं अलग कैसे, हम तो एक दूसरे में समा गए हैं। जहां आप हो वहां मैं, राम नाम की रट से अब मैं कैसे छुटकारा पाऊं। हे प्रभु तुम चंदन की तरह हो और मैं पानी, मेरे अंग अंग में तुम्हारी खुशबू समा गई, हम दोनों अलग कैसे हो सकते हैं। तो जो यहाँ पर इस पद्यांश में जो दिया गया है, उसी को यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर क्या है, रैदास जो है वो अपने आप को राम के प्रति समर्पित करते हुए वो कह रहे हैं कि अब मुझे भगवान का स्मरण करते करते वो क्या है, रट लग गई है, राम का स्मरण करते करते रट लग गई है, और अब मैं कैसे उसको इससे छुटकारा पाऊं, नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं बहुत सारे प्राकृतिक तत्वों को लेकर, जैसे कि यहाँ पर चंदन, उदाहरण के तौर पर अगर राम यानी भगवान चंदन है तो वो उसमें मिला हुआ पानी है, तो वो
जो चंदन और पानी के मेल से जो लेप बनता है वो बहुत ज्यादा ही खुशबूदार होता है। अब चंदन से उस लेप से पानी को अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह से मैं आप में समा गया। इस तरह से वो अपनी भक्ति को किस तरह से यहाँ पर भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। आगे देखिए, उधो हम आजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम शाम बिलोके ते अखियन हम लागी। जैसे सुमन बास लई आवत, पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है वैसे अंग अंग सुखरागी। यहाँ पर जो है ये सूरदास के पद से लिया गया है। यहाँ पर अथवा या तो रैदास जी का एक है और यहाँ पर सूरदास जी का, इन दोनों में से एक पद्यांश को चुनकर लिखना है। तो पहले प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों को, जो प्रस्तुत पद्यांश है उसको सूरदास के लिखे सूरदास के पद से लिया गया है। भाव स्पष्टीकरण। सूरदास गोपिकाएं और उद्धव के बीच हुए बातचीत के बारे में कह रही। यहाँ पर गोपिकाएं अपने आप को बहुत भाग्यशालिनी कह रही है। गोपिकाएं अपने आप को बहुत भाग्यशालिनी कह रही है, जिन अखियों को शाम को देखने का सौभाग्य मिला। जैसे भौरे फूलों से प्यार करने वाले फूलों की सुगंध हवा चारों ओर फैलाती है, अंग अंग खुशी से रोमांचित हुआ है। इससे गोपिकाएं बहुत खुशी का अनुभव कर रही है। आजकल दर्पण में देखना भी बहुत अच्छा लग रहा। प्यार की झलक से चेहरा परम सुंदर दिख रहा है। सूरदास कह रहे हैं ऐसे कृष्ण हमको भी मिले, ताकि हमारी विरह का दुख भी चला जाएगा। गोपिकाओं की तरह हम भी सुख और आनंद में लहराएंगे। तो यहाँ पर क्या है, गोपिकाएं, जबकि श्री कृष्ण जो है वो मथुरा चले गए थे, तो यहाँ पर जो गोपिकाएं उनके वियोग में दुखी हो गई थी। जब उद्धव श्री कृष्ण के जो सखा है उद्धव, वो जब वहां पर आते हैं तो उनकी आंखों को देखकर भाग्यशालिनी गोपिकाएं समझ रही, क्योंकि यहाँ पर जो श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, उनकी आंखों में श्री कृष्ण के दर्शन को करते हुए जो गोपिकाएं ने श्री कृष्ण को देखा है, ऐसी आंखें भाग्यशालिनी है। और अब क्या है, उनको ऐसे व्यतीत हो रहा है जैसे कि फूल खिले हुए हैं उद्यावन में और उसकी खुशबू जो है हवा चारों तरफ फैला रही है। उस खुशबू से भौरे आकर्षित होते हैं, यानी दूर से ही भौरे जैसे आकर्षित होते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण के दर्शन क्या है दूर से ही करते हुए क्या है यहाँ पर गोपिकाओं की जो मन स्थिति इस तरह से हो रही, वो अपने आप को जब दर्पण में देख रही है तो और भी सुंदर लग रही है। तो ये सारी जो बातें इस पद्यांश में वो कर रही है, उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। फिर यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ऐसे श्री कृष्ण, जबकि गोपिकाएं भाग्यशालिनी समझ रही है ऐसे श्री कृष्ण को, ताकि हमें भी मिल जाए, ताकि यहाँ पर गोपिकाओं की तरह हम भी क्या है, यहाँ पर सूरदास जी अपनी इच्छा को प्रकट करें। ऐसे जो दुख जो है गोपिकाओं का जो वियोग था वो जो मिट गया था, इसी प्रकार हमको भी अगर श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएगा, हम भी आनंद से लहराएंगे। इस तरह से अपनी मंगल कामना यहाँ पर वो अपनी इच्छा को जो है वो प्रकट करते हैं। आगे देखिए, और एक प्रश्न है, ताकि दिखाई दूं सुंदर, बहुत ही सुंदर, कहती हो सुंदर लगे किसको, कहो माँ दिखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। पहले प्रसंग में इस प्रस्तुत पद्यांश को गहने नामक आधुनिक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कुवेम्पु है और इसकी अनुवादक जो है विमला जी है। तो यहाँ पर देखिए भाव स्पष्टीकरण, इसमें इसके द्वारा कवियत्री कहती है कि जब माँ बेटी को सुंदर दिखाई देने के लिए गहने पहनने और रंगीन कपड़े पहनने का आग्रह करती है, तो बेटी दोनों ही पहनने का विरोध करती है। वह माँ से कहती है, माँ किसे सुंदर लगे, माँ कहती है देखने वालों को सुंदर,
लगना है और मुझे आनंद देता है। बेटी कहती है, मैं इसके बंधन में नहीं रहना चाहती। दूसरों को दिखाने के लिए मुझे गहने क्यों पहनना है। यहाँ पर इस पद्यांश में बेटी दूसरों को, देखने वालों को सुंदर लगे, बेटी इसीलिए गहने और कपड़े पहनने के लिए कहती है। बेटी उसे पहनने से इनकार करती है क्योंकि वो दूसरों को क्या है, सुंदर दिखाने के लिए गहने और कपड़े नहीं पहनना चाहती। वो अपने बचपन को स्वतंत्रता से जीना चाहती है। तो उसको यहाँ पर, उस भाव को यहाँ पर स्पष्ट करके लिखना। आगे देखिए और एक प्रश्न है, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। प्रसंग में ये पंक्तियां जो है नरेंद्र शर्मा की एक ऋषि की हत्या से ली गई है और इसके रचयिता है नरेंद्र शर्मा। फिर क्या है, भाव स्पष्टीकरण। कवि कहते हैं कि जीवन में ले देकर, समझौता कर कर जीना भी क्या जीना, और यह कोई जीने का ढंग नहीं है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं को दबाकर जीना है और दुख में डुबोकर आंसू बहाना है। दुख में डूबकर कब तक आंसू बहाना है। फिर मानवता ने मानव को सींचा है, तुम्हारे लिए खून पसीना बहाया है। अर्थात मनुष्य को मनुष्यता का ध्यान रखना चाहिए। मानवता ने सींचा तो मनुष्य है तो मनुष्यता का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से इस पद्यांश में कह रहे हैं। आगे देखिए और एक पद्यांश है यहाँ पर, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। प्रसंग इस कविता को इस जो पद्यांश है इसको एक ऋषि की हत्या से ली गई है और इसके रचयिता जो है वो है कुंवर नारायण जी। तो यहाँ पर जब कुंवर बचपन से ही देखते आए थे, लेखक एक वृक्ष को, एक पेड़ को अपने घर के सामने, जब ये अब इस बार घर लौटे तो उस पेड़ को ना देखने की वजह से किस तरह से बेचैन हो जाते, उसी को यहाँ पर कहा है। जो पेड़ जो है वो बूढ़ा हो गया था लेकिन घर के सामने चौकीदारी कर रहा था, चकन्ने से चौकीदार की तरह। फिर क्या है, हमेशा वो घर के सामने मिला करता था। इस बार जब मैं लौटा तो वो नहीं मिला, जिसकी फूल पत्तीदार जैसी एक ढाल थी, खाकी वर्दी में तैनात खड़ा रहता था। ये सारी बातें जो इस पद्यांश में कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, अब जो है आपके एकांकी से प्रश्न पूछे जाएंगे, सूखी डालियां और प्रतिशोध से। यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, केवल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न, नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? तमीज। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? बरगद के पेड़ के समान है। दादाजी किसके हक में है? छोटी बहू बेला के। सूखी डाली के एकांकीकार कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क। आगे प्रश्न देखिए, संस्कृत के महापंडित कौन है? महापंडित श्रीधर है। सुशीला किसके लिए बेचैन है? भारवी अभी तक घर लौटा नहीं, इसीलिए सुशीला बेचैन है। भारवी जो अपना इसका पुत्र है वो अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए वो बेचैन है। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? पुत्र को पिता निर्वासित कर सकता है। कवि किस पर शासन करता है? कवि समय पर शासन करता है। निम्नलिखित प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। दादाजी जो मूलराज अपने परिवार को बरगद के समान, बरगद के पेड़ के समान मानते थे और उनको क्या है, एक जो परिवार का एक सदस्य भी दूर जाए ये इनको मंजूर नहीं था, क्योंकि ये वो समझते थे कि अगर एक पेड़ की टहनी अगर अलग हो जाए तो उसकी खूबसूरती क्या है, उस पेड़ की खूबसूरती ही चली जाती है। इसीलिए वो सभी को इकट्ठा करके रखना चाहते थे, अपने संयुक्त परिवार में वो रखना चाहते थे। दादाजी से सभी परिवार के सदस्य बहुत प्रेम करते थे और सही समय पर सही निर्णय भी ये लिया करते थे। यहाँ पर देखिए, जब कोई भी अलग हो इनके परिवार से, दादाजी को कभी सहन नहीं हुआ करता था। इस बात से भी वो शहर उठ जाते थे और उनके परिवार में कोई भी सदस्य अलग हो उनके लिए पसंद नहीं था।
उनके परिवार को हमेशा बांधकर, यानी दादाजी अपने परिवार को हमेशा बांध कर रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे उनके होते हुए घर में किसी का अनादर हो। पुराने जमाने के व्यक्ति होते हुए भी नई पीढ़ी नए तौर तरीकों में ढले व्यक्ति थे, इसीलिए नई बहू बेला के पक्ष में थे। ये पुराने ख्यालात के, यानी पुराने जमाने के व्यक्ति होने के बावजूद भी इनमें जो नई पीढ़ी की सोच होती है इस तरह से थी। इसीलिए दादाजी अपनी नई बहू बेला के हक में थे। आगे देखिए, बेला की चारित्रिक विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। बेला एक प्रतिष्ठित और एक सम्मानित संपन्न परिवार की सुशिक्षित पढ़ी लिखी लड़की थी। उनका विवाह परेश से हो जाता है। वो ससुराल में आकर अपने को नया घर के अनुसार ढाल नहीं पाती। ये क्या है, दादाजी के यानी मूलराज के जो परिवार में ये परेश से विवाह करके आ जाती है, तो ये एक देहाती जो घर था, यहाँ पर अपने आप को ढाल नहीं सकती। इसको सबका जो भी सब है उनके आदेश, इनसे बड़े जो बेला से जो बड़े हैं उनका आदेश मानना पड़ता था। ये सब इसको पसंद नहीं आता। फिर घर में छोटी बहू होने के कारण सब उसकी आलोचना करना व उसे आदेश देना क्या है, अपना कर्तव्य समझते हैं। वो आजाद ख्याल की है, उसे दूसरों का हस्तक्षेप था, दूसरों की आलोचना पसंद नहीं थी। वो एक आजाद ख्यालत की थी, उसे दूसरों के हस्तक्षेप, यानी बेला एक नई पीढ़ी की थी, उसे दूसरों का कोई भी इसकी जिंदगी में दखल दे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और क्या है, दूसरों की आलोचना ये पसंद नहीं करती थी। तो वो जब परेश से अलग गृहस्थी बसाने के लिए कहती है, जब सभी परिवार के लोग इस पर आदेश देते हैं, ये सब कुछ उसे पसंद नहीं था। तो इसीलिए वो परेश से कहते हैं कि वो अपनी गृहस्थी जब जो है वो अलग बसाना चाहती है। तब दादाजी परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर कहते हैं कि कोई बेला का अनादर नहीं करेगा। परिवार के सभी लोग अब उसका आदर करने लगते हैं। वो आदर नहीं बल्कि सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहती है। जब उसे पता चलता है कि ये बदलाव दादाजी के कहने से हुआ है, तो वो भावेश में दादाजी से कहती है, आप पेड़ से किसी ढाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहते हैं कि पेड़ से लगी वह ढाली सूख कर मुरझा जाए? तो यहाँ पर देखिए, जब गृहस्थी अलग करने की बात करती है, दादाजी सभी घर वालों को बुलाकर सभी को सलाह देते हैं। तो बेला को सब लोग आदर देना शुरू कर देते हैं, कोई उसका काम भी सब परिवार वाले कर लेते हैं। तो उसके बाद उसका मन में परिवर्तन आ जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है और वो क्या है, दादाजी से कहने लगती है कि आप जो हैं अपने परिवार को बरगद का पेड़ समझते हैं, कोई ढाली यहाँ से अलग करने नहीं देते, तो क्या है, आप ये चाहते हैं कि वही ढाली उसी पेड़ से लगी क्या है। इस बात को क्या है वह जब करती है, जबकि दादाजी सभी को बुलाकर समझाते हैं और सही समय पर निर्णय लेते हैं। तो इसका मानसिक स्थिति जो है, इसकी जो मन में किस तरह से एक भावना थी वो बदल जाती है। सभी के साथ वो मिलजुल कर रहना चाहती है। इसकी चारित्रिक विशेषता है, इसको यहाँ पर लिखना। करमचंद ने पेड़ से एक ढाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही? जब बच्चे टूटी हुई बरगद की टाली को लेकर जो है फिर से उसे मिट्टी में दबाकर पानी दे रहे थे, उस वक्त क्या है, करमचंद जो है दादाजी की सेवा कर रहे थे। तो उस समय दादाजी अपने परिवार को बरगद के पेड़ के समान समझने की बात करते हैं। जब बच्चे जो टूटी हुई ढाली को मिट्टी में दबाकर पानी दिया कर रहे थे, उस वक्त करमचंद अपने पिता यानी मूलराज की सेवा कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे। उस वक्त करमचंद दादाजी जब बरगद के पेड़ के समान अपने परिवार की बातें करते हैं,
तब जो है यहाँ पर कर्मजन परेश के अलग हो जाने की जब बात करते हुए ढाली के टूटकर अलग होने की बात को दादाजी से कहते हैं। तो यहाँ पर उस वक्त जो है परेश और उसकी पत्नी अलग अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं, इस बात को दादाजी के साथ करते हैं। महाकवि भारवी का चरित्र चित्रण कीजिए। भारवी संस्कृत के महाकवि थे जो आगे चलकर कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य की रचना करते हैं। भारवी शस्त्रार्थ में पंडितों को पराजित कर रहे थे। उनके अंदर पंडितों की हार से अहंकार बढ़ता जा रहा था। उनका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा था। उनके पिता श्रीधर भरी सभा में उन्हें ताड़ते हैं। भारवी उनसे बदला लेना चाहता है। अब भारवी को पिता का उनके प्रति मंगल कामना का पता चलता है तो वो विचलित हो जाते हैं। अपनी गलती पर पछताते हुए पिता से दंड मांगते हैं। इस तरह भारवी के चरित्र का पता चलता है कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। वे पिता द्वारा दिए हुए दंड को सहर्ष स्वीकार करते हुए पालन करने की आज्ञा मांगते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारवी एक संस्कृत के महापंडित है और इन्होंने आगे चलकर कीर्तार्जुनीयम इसकी रचना की है, इस महाकाव्य की रचना की। और जबकि भारवी शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को जब ये हरा चुके थे तो इनमें अहंकार उत्पन्न हो गया था। तो इनके जो पिता थे श्रीधर, इन्होंने भरी सभा में क्या है इनका अपमान कर दिया, इनकी ताड़ना की। तो इस अपमान को ना सहन करते हुए अपने पिता की हत्या की ही इन्होंने सोच ली। तो जब इनको पता चलता है कि इनके पिता इनके मंगल के लिए ही, इनकी जो है इनके भविष्य ये और भी आगे बढ़े, इनका भविष्य जो है और भी उज्जवल हो, ऐसी एक मंगल कामना इनके पिता के मन में है। इसको क्या है इसको जब वो जान लेते हैं तो इनका मन बदल जाता है और वो अपने पिता से क्षमा याचना मांग लेते हैं। और इन्होंने जो पाप किया था पिता के हत्या के बारे में सोचकर, उससे वो क्या है यहाँ पर वो अपनी गलती को मानकर उनसे दंड की याचना करते हैं। जो इनके पिता इनको दंड देते हैं वो हंसते हुए स्वीकार करके उस दंड को स्वीकार लेते हैं। तो ये है भारवी का चरित्र जो कि प्रतिशोध एकांकी में है। आगे देखिए यहाँ पर और एक प्रश्न है। भारती और सुशीला के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। भारती एक विदुषी थी। वो भारवी से मिलने के लिए जब उसके घर में आती है तब सुशीला उससे पूछती है कि क्या तुम भारवी को जानती हो। जबकि भारवी से मिलने के लिए भारती आती है तो भारवी की माँ सुशीला उसे पूछती है कि तुम क्या भारवी को जानती हो। तो उत्तर में भारती भारवी का गुणगान करते हुए कहती है कि उनसे तो उनकी शास्त्रार्थ की प्रशंसा चारों। और सुशीला उससे कहती है कि वो तो अभी घर नहीं लौटा। तो यहाँ पर भारती कहती है कि भारवी को उन्होंने मालिनी तट पर ध्यान मग्न देखा था सवेरे। फिर वो विचलित होकर वहां से उठकर कहीं चले गए। भारती ने सोचा कि अभी तक वो घर लौट गए हैं, इसीलिए उनसे मिलने के लिए आती है। तो यहाँ पर सुशीला भारती से कहती है कि अगर कोई भी उनके यानी अभी तक जो है भारवी घर नहीं लौटा, अगर उनकी कोई भी संदेशा मिले तो तुम मुझे कह देना। और भारती फिर से क्या है भारवी लौटने के बाद उनसे मिलने की बात करते हुए वहां से चली जाती है। आगे देखिए और एक प्रश्न है। भारवी अपने पिता से क्यों बदला लेना चाहता है। क्योंकि भारवी ने शास्त्रार्थ में पंडितों को हराया तो उनमें क्या है अहंकार बढ़ता चला गया था। तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए, इस अहंकार को मिटाने के लिए श्रीधर जो है भरी सभा में क्या है यहाँ पर भारवी को इस ऐसी बातों से उनकी ताड़ना कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि तू दंभी है, तू अज्ञानी है, तू मूर्ख है। तो इस बात को भारवी सहन नहीं कर पाते क्योंकि भरी सभा में इनके पिता के हाथों से भारवी का अपमान हो जाता है। भारवी ने भरी सभा में जो अपमान हुआ था, अगर इनके पिता इसी तरह से जीवित रहेंगे तो इनको अपमान सहन करना ही पड़ेगा। यह सोचते हुए वो अपने पिता से बदला लेना चाहते थे।
तो इसको यहाँ पर लिखना था। यहाँ पर वाक्य शुद्ध करने के लिए दिया गया है 4 प्रश्न है, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित, 4 प्रश्न के लिए 4 अंक। तो उसे दिखावा नहीं रुचती है, यहाँ पर वाक्य में अशुद्धि हुई है तो रुचती के बदल में रुचता है लिखना। फिर मन में ऐसा शक्ति है, ऐसा नहीं बल्कि मन में ऐसी शक्ति है, यहाँ पर अशुद्धि हुई है। अध्यापक जी पढ़ा रहा है, यहाँ पर देखिए अध्यापक जी पढ़ा रहा है नहीं, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर वाक्य शुद्धि हुई है। सुनिए अंदर चले जाओ, यहाँ पर देखिए सुनिए अंदर चले जाइए। आगे कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न हम लोग बाग डैश घूमेंगे, बाग में घूमेंगे। हाथ डैश गिलास छूट गया, हाथ से गिलास छूट गया। पंडितों डैश दान दो, पंडितों को दान दो। ये संकोच डैश युग नहीं है, ये संकोच का युग नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। पहला प्रश्न मोहित कल फिल्म देखने जाएगा, भूतकाल में लिखना है तो मोहित कल फिल्म देखने गया था। दूसरा प्रश्न माली पौधों को पानी दे रहा है, भविष्यकाल में बदलना है तो माली पौधों को पानी देगा। मुझे डर लग रहा है, वर्तमान काल में लिखना बदलना है तो मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है मुझे डर लग रहा था, भूतकाल में प्रश्न है तो वर्तमान काल में मुझे डर लग रहा है। आगे देखिए निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर पहला मुहावरा आग बबूला होना, क्रोधित होना। आस्तीन का सांप कपटी मित्र, फूले ना समाना यानी बहुत खुश होना। नींव डालना यानी प्रारंभ करना। इस तरह से मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखना। आगे अन्य लिंग रूप लिखिए। अभिनेता अभिनेत्री, भगवान भगवती, मोर मोरनी। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसका कोई आधार ना हो निराधार, कम खाने वाला अल्पहारी, जिसमें दया ना हो निर्दय। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण कीजिए। यहाँ पर देखिए क्रमण है, यहाँ पर आ को जोड़कर आक्रमण बना एक नया शब्द। फिर शिक्षित के लिए आ जुड़कर अशिक्षित बना एक नया शब्द। इस तरह से जो उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। आगे निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखना है। यहाँ पर प्रत्यय अलग करके लिखना है। मददगार, मदद प्लस गार मददगार। महत्वपूर्ण, महत्व प्लस पूर्ण महत्वपूर्ण। फिर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं। इससे पहले यहाँ पर देखिए सह शिक्षा, समय और उसका सदुपयोग, स्त्री शिक्षा, समाज सेवा, इस तरह से दिया गया। इसमें पहले यहाँ पर दिया गया है तो अगर हम स्त्री शिक्षा के बारे में लिएंगे तो पहले स्त्री शिक्षा क्या है, जो कि पहले अर्थ लिखना है। स्त्री शिक्षा क्या है, परिभाषा या अर्थ। तो पहले अर्थ में लिखेंगे जो स्त्रियों को शिक्षा दी जाती है वही स्त्री शिक्षा है। फिर व्याख्या करना है, स्त्री शिक्षा से इन स्त्रियों को शिक्षा देने से क्या लाभ होगा या हानि होगी, जो भी है आपको व्याख्या में लिखनी चाहिए। और अंत में उपसंहार यानी कंक्लूजन लिखना है। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, आपके अनुसार उसके लिए कंक्लूजन क्या है, उपसंहार क्या है, उसे लिखना है। इस तरह से 3 भागों में बांटकर ही आपको निबंध लिखना है। आगे देखिए यहाँ पर पत्र है। परीक्षा शुल्क भरने के लिए 500 रुपए मांगते हुए अपने पिता के नाम पत्र लिखिए। पहले यहाँ पर आपका पता, बाका,
यहाँ पर जहां पर आप रहते हैं, यानी अगर आप परीक्षा शुल्क के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आप हॉस्टल वगैरह में हैं तो वहां का पता, फिर दिनांक, फिर यहाँ से पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, कुशल मंगल अपने घर का पूछते हुए 500 रुपए जो आपकी परीक्षा शुल्क के लिए प्रश्न में पूछा गया है उसके बारे में यहाँ पर लिखते हुए जल्दी से भेजने की बात कर कर पत्र समाप्त करना। फिर यहाँ पर तुम्हारा प्रिय पुत्र क्या है, आपका हस्ताक्षर, यानी यहाँ पर एग्जाम में लिख रहे हैं तो आबा का लिखिए, सच में पत्र लिख रहे हैं तो हस्ताक्षर कीजिए। फिर नीचे यहाँ पर जहां आप पत्र को भेज रहे हैं, यानी जो पते पर आप पत्र को भेज रहे हैं उसका पता लिखना। आगे देखिए, अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो पहले अनुच्छेद फुल पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे मलिक मोहम्मद जयासी। उन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत ग्रंथ लिखा था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुंदर साहित्य की रचना करने वाले जयासी स्वयं बहुत कुरूप थे। उनकी एक आंख खराब थी। एक बार शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया। जैसे ही जयासी वहां पहुंचे, उनकी कुरूपता देखकर कुछ लोग हंस पड़े। वे समझ गए कि दरबारी उनकी एक आंख तथा चेहरे की बदसूरती पर हंस रहे हैं। जयासी ने गंभीरता पूर्वक प्रश्न किया, आप लोग किस पर हंस रहे हैं, मुझ पर या मुझे बनाने वाले पर? ये सुनते ही हंसने वाले चुप हो गए। अपनी गलती पर उनके सर शर्म से नीचे झुक गए। तो ये अनुच्छेद था, इसके तहत कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, जयासी ने किस भाषा में पद्मावत की रचना की थी? तो अवधी भाषा में। और जयासी को किसने दरबार में आमंत्रित किया? तो शेरशाह सूरी ने। फिर और एक प्रश्न है, दरबारियों के हंसने का क्या कारण था? तो क्या है, जयासी की एक आंख तथा चेहरे की बदसूरती पर हंस रहे थे। एक आंख तथा चेहरे की बदसूरती पर हंस रहे थे। जयासी के चौथा प्रश्न है, जयासी के चेहरे पर हंसने वाले शर्मिंदा क्यों हुए? तो जयासी ने गंभीरता से जब पूछा कि आप लोग किस पर हंस रहे हैं, मुझ पर या मुझे बनाने पर, यानी मुझ पर या मुझे बनाने वाले पर, इस बात को सुनकर सभी शर्मिंदा हो गए थे जो इन पर हंस रहे। तो इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। एक टाइटल देने के लिए कहा है, चतुर मलिक मोहम्मद जयासी। इस तरह से एक टाइटल दिया गया है। इस तरह से कोई भी अनुच्छेद क्यों ना हो, उसे पढ़कर उसके उत्तर को, यानी उसके जो प्रश्न है उसे पढ़कर उसी अनुच्छेद से क्या है उत्तर को चुनकर लिखना है। आगे है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। केवल 5 प्रश्नों के जो उत्तर हैं हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, शालेगळु कलिकेಯ अडिपाय, स्कूल्स आर दी फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना है, पाठशालाएं सीखने की नींव है। दूसरा प्रश्न है, ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। I spend a lot of money on books। तो इसको हिंदी में अनुवाद करना है, मैंने पुस्तकों के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। और आगे देखिए तीसरा प्रश्न, कठिन परिश्रमविಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸು ಇಲ್ಲ। There is no success without hard work। कठिन परिश्रम के बिना जीत नहीं। चौथा प्रश्न, बौद्ध धर्मವನ್ನು गौतम बुद्ध ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ। बुद्धिज्म was founded by गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। पांचवा प्रश्न, ನಾವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು। We went to the village last month। इसके लिए हिंदी में अनुवाद, पिछले महीने हम गांव गए थे। आगे देखिए 6वां प्रश्न, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೀರಾ? Have you ever traveled by train? इसके लिए उत्तर, आपने कभी रेलगाड़ी में यात्रा की है। फिर आगे और एक प्रश्न है, देखिए, ನಾವು
ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. वी शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए. और एक प्रश्न है, 8वां प्रश्न है यहाँ पर, भारत ಒಂದು ಕೃಷಿ ದೇಶ. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. तो इसका उत्तर आपको लिखना है भारत एक कृषि प्रधान देश. तो आपका पूरा प्रश्न पत्र इतना है. आज मैंने जो आपका नमूने का प्रश्न पत्र जो कि बोर्ड से भेजा गया था, इसके बारे में चर्चा की है. धन्यवाद.